तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ और ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास मिलकर तांग या को पूरी तरह ठीक कर देते हैं, जिसके बाद युहाओ अपना सेकंड सोल कोर बनाने के लिए चला जाता है और इस काम में युहाओ की मदद उसके सभी स्पिरिट करने लगते हैं। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो युहाओ के डांटियन में बना हुआ था। लेकिन स्नो एम्प्रेस उसकी अल्टीमेट आइस सोल पावर को कंट्रोल तो कर सकती थी, लेकिन उसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकती थी। और इसका मतलब साफ था कि वो अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस खर्च करके उसकी सोल पावर को जबरदस्ती कंप्रेस कर रही थी। लेकिन अब प्रोसेस शुरू हो चुका था, इसलिए उसे रोकना नामुमकिन था। तो उधर युहाओ तुरंत अपना पूरा ध्यान स्पिरिचुअल सोल कोर पर लगा देता है और उसकी कंट्रोल एबिलिटी लिया से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो सोल कोर को हाफ स्लीपिंग जैसी स्टेज में ले जाता है, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर बिना किसी रुकावट के बाहर निकलने लगती है और उसका आधा हिस्सा स्नो एम्प्रेस के क्रिस्टल में समा जाता है, जबकि बाकी आधा आइस एम्प्रेस आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन टोर्सो बोन की मदद से अपनी तरफ खींच लेती है और धीरे धीरे युहाओ की पूरी बॉडी सोल पावर से खाली होने लगती है और काफी समय बाद उसकी सारी सोल पावर सिर्फ उन दो जगहों पर इकट्ठी रह जाती है, जिसे महसूस करके युहाओ समझ जाता है कि दोनों एम्प्रेस उसका दूसरा सोल कोर बनाने की प्रिपरेशन कर रही हैं और उसकी मेहनत का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले चुकी है। लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस कहती है कि युहाओ अब सबसे मुश्किल प्रोसेस शुरू होने वाला है और जब नया सोल कोर बनना शुरू होगा तो तुम्हारा स्पिरिचुअल सोल कोर उसे एनिमी समझकर पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करेगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में उसे स्टेबलाइज रखना होगा। जो सुनकर युहाओ तुरंत तैयार हो जाता है और तभी स्नो एम्प्रेस के क्रिस्टल से सोल पावर की एक थिन सेक्शन निकलती है और धीरे धीरे उसकी चेस्ट तक पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो एक छोटे से पॉइंट में बदल जाती है और उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देती है, जबकि उसका स्पिरिचुअल सोल कोर हमेशा सीधी डायरेक्शन में घूमता था और यही यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड का रियल सीक्रेट था। और वो छोटा सा पॉइंट स्नो एम्प्रेस के कंट्रोल में लगातार अल्टीमेट आइस सोल पावर अब्सॉर्ब करता रहता है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो उधर आइस एम्प्रेस अपनी पावर से युहाओ की चेस्ट को सील कर देती है ताकि बाहर की कोई भी पावर इस नए सोल कोर को महसूस ना कर सके। और तभी स्नो एम्प्रेस समझाती है कि हम दोनों सोल कोर को पूरी तरह अलग नहीं कर सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे की प्रेजेंस एक्सेप्ट करनी होगी, वरना बाद में उनका कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारी बॉडी को एक्सप्लोड कर देगा। जो सुनकर युहाओ गहरी सांस लेता है और अपना पूरा ध्यान स्पिरिचुअल सोल कोर पर लगा देता है और जैसे जैसे नया अल्टीमेट आइस सोल कोर तेजी से घूमने लगता है तो वैसे वैसे स्पिरिचुअल सोल कोर बेचैन होने लगता है। वो नए सोल कोर को अपनी पावर के लिए खतरा समझता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पिरिचुअल पावर रिलीज करना शुरू कर देता है। तो वही युहाओ पूरी स्ट्रेंथ से उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल साबित होता है क्योंकि वो अपने ही स्पिरिचुअल सोल कोर के अगेंस्ट लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में चक्कर आने लगते हैं और स्पिरिचुअल सी बुरी तरह कांपने लगता है। लेकिन तभी लिया मधुर गीत गाने लगती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर पूरे स्पिरिचुअल सी को शांत करने लगती है और युहाओ के दर्द को कम करती है, जो महसूस करके युहाओ को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस उसे अलर्ट करती है कि उसे पूरी तरह मत सप्रेस करो और उसे थोड़ा रेजिस्टेंस करने दो, नहीं तो फ्यूचर में दोनों सोल कोर के बीच बैलेंस नहीं बन पाएगा। जो सुनकर युहाओ अपना कंट्रोल थोड़ा ढीला कर देता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो स्पिरिचुअल सोल कोर पागलों की तरह स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके नए सोल कोर पर अटैक कर देता है और उसी पल आइस एम्प्रेस आगे बढ़ती है और अपनी अल्टीमेट आइस पावर से उस अटैक को रोक लेती है और दोनों पावर्स की टक्कर होते ही युहाओ की पूरी बॉडी जोर से कांप उठती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी सारी नसों में बहता खून उल्टी डायरेक्शन में दौड़ रहा हो और दर्द इतना भयानक होता है कि कोई इंसान ऑन द स्पॉट मर जाए। लेकिन युहाओ अपने डिटर्मिनेशन के सहारे डटा रहता है। तो उधर स्नो एम्प्रेस लगातार नए सोल कोर को आकार देती रहती है। पहले वो चावल के दाने जितना था, लेकिन फिर धीरे धीरे बीन्स के दाने जितना बड़ा हो जाता है और उसके साथ स्पिरिचुअल सोल कोर के अटैक्स भी और ज्यादा वायलेंट होने लगते हैं। और तभी लिटिल बाय अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते उसकी कोल्ड एनर्जी युहाओ की बोन्स और पैसेजवेज में फैल जाती है और उसके दर्द को काफी हद तक कम कर देती है, जो महसूस करके युहाओ और ज्यादा स्टेबल हो जाता है और अब उसे साफ महसूस होने लगता है कि दूसरा सोल कोर सच में आकार ले रहा है और अगर 6 स्पिरिट्स की मदद के बाद भी वो फेल हुआ तो वो उनकी उम्मीदों के लायक नहीं होगा। यही सोचकर वो अपनी पूरी पावर स्पिरिचुअल सोल कोर को बैलेंस्ड रखने में लगा देता है। लेकिन तभी उसके सीने का दर्द अचानक और बढ़ जाता है क्योंकि नया सोल कोर उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा था और दोनों डायरेक्शंस की स्ट्रेंथ उसकी बॉडी पर एक साथ प्रेशर डाल रही थी। लेकिन फिर भी युहाओ बिना डरे सब सहता रहता है और तभी उसे अचानक एक चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है क्योंकि स्नो एम्प्रेस का बनाया हुआ स्नोई क्रिस्टल धीरे धीरे डांटियन से ऊपर उठने लगता है और उसे ऊपर खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी छाती में बन रहा नया सोल कोर था, जो देखकर युहाओ पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि स्नो एम्प्रेस आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन इस नाजुक पल में उसे एक बात अच्छी तरह पता थी, अब शक करने का समय नहीं है और उसे अपने साथियों पर पूरा भरोसा रखना था, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ देखता रहता है और स्नो एम्प्रेस के नेक्स्ट मूव का वेट करने लगता है। तो वही स्नो एम्प्रेस का आइस क्रिस्टल लगातार ऊपर उठ रहा होता है और उसके साथ युहाओ की चेस्ट में जमा हो रही सोल पावर भी तेजी से बढ़ती जा रही होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में होने वाला दर्द पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो उधर उसका स्पिरिचुअल सोल कोर भी लगातार कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है और जब ये दोनों सफरिंग्स एक साथ मिलती हैं तो युहाओ को ऐसा
महसूस होता है, जैसे उसकी पूरी बॉडी अंदर से फटने वाली हो। लेकिन इसके बावजूद आइस एम्प्रेस पूरी तरह शांत रहती है और वो अपनी पावर से उसकी स्पाइन और रिब्स के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सर्कल बनाए रखती है। लेकिन तभी युहाओ महसूस करता है कि आइस एम्प्रेस अब अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को अलग नहीं रख रही है, बल्कि उसकी बेहद थिन सी एक्सट्रीम अल्टीमेट आइस सोल पावर के अंदर भेज रही है। और जैसे ही ऐसा होता है तो तेजी से घूम रही अल्टीमेट आइस सोल पावर की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन वे रुकती नहीं है और दोनों पावर्स लगातार टकराती रहती हैं और धीरे धीरे अपोज से फ्यूजन की तरफ बढ़ने लगती हैं। हालांकि इसकी कीमत युहाओ को और भी भयानक दर्द के रूप में चुकानी पड़ रही थी। तो उधर नया सोल कोर लगातार बड़ा हो रहा होता है और आइस एम्प्रेस की स्पिरिचुअल पावर भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है, लेकिन सोल कोर की ग्रोथ उससे कहीं तेज थी, जिसकी वजह से युहाओ की हालत और खराब होने लगती है। और इसी दौरान लिटिल बाय लगातार अपनी पावर रिलीज करके उसकी बोन्स और पैसेज वेज को मजबूत बनाए रखता है और उसकी स्पाइन तो आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन बोन की वजह से सेफ थी, लेकिन उसका हार्ट, लंग्स और बॉडी के कई इंपॉर्टेंट हिस्से लगातार भारी प्रेशर झेल रहे थे, जो उसे अनबेरेबल टॉर्चर दे रहे थे। और कुछ समय बाद स्नो एम्प्रेस का आइस क्रिस्टल उस घूमते हुए सोल कोर से केवल कुछ इंच दूर पहुंच जाता है, जिससे उसकी सोल पावर का फ्लो और भी तेज हो जाता है और धीरे धीरे नया अल्टीमेट आइस सोल कोर एक जूजूब फल जितना बड़ा हो जाता है। और फिर उसका आकार बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन उसका ग्लो लगातार बढ़ता रहता है। और बाहर से देखने पर युहाओ की स्पाइन जेड ग्रीन कलर में ग्लो रही होती है और उसकी चेस्ट के अंदर ब्लू व्हाइट लाइट का सर्कल साफ दिखाई दे रहा होता है और दर्द लगातार बढ़ रहा था, लेकिन युहाओ का कंट्रोल बिल्कुल नहीं डगमगाता है। और अगर युहाओ की जगह कोई और सोल मास्टर होता तो शायद कब का बेहोश हो चुका होता, लेकिन वो अपनी डिटर्मिनेशन पर अनशेकेबल बना रहता है। लेकिन इसी बीच श्रेक सिटी के अंदर हलचल बढ़ने लगती है और तभी सियान लिनेयर को पता चलता है कि युहाओ क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया है, जो सुनकर वो गुस्से और चिंता से भर जाती है और सुसेंसी से कहती है कि युहाओ अभी कल्टीवेशन कर रहा है। तो वे 3 सोल इंजीनियर लीजेंड्स कहाँ हैं, जो सुनकर सुसेंसी असहाय होकर बताता है कि वे लीजेंड्स अभी भी युहाओ के स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में ही हैं, क्योंकि उन्हें बाहर निकालना युहाओ भूल गया था। जो सुनकर सियान लिनेयर का चेहरा और सीरियस हो जाता है और वो कहती है कि तुम्हें पता है सन मून एम्पायर की 6 लाख से ज्यादा आर्मी श्रेक सिटी से केवल 50 किलोमीटर दूर मौजूद है और उनके कई सोल इंजीनियर लीजेंड्स हमें घेर कर बैठे हैं और ऐसे समय में युहाओ कल्टीवेशन में कैसे जा सकता है। जो सुनकर सुसेंसी घबरा जाता है, लेकिन जियांगनान तुरंत सिचुएशन संभालते हुए कहती है कि डीन सियान पहले हम आपको उसके पास ले चलते हैं और अगर उसे कल्टीवेशन से बाहर लाना सेफ हुआ तो हम उसे जगा देंगे, लेकिन अगर उसकी कल्टीवेशन बहुत डीपर लेवल्स पे पहुंच चुकी है तो उसे डिस्टर्ब करना और भी खतरनाक होगा। जो सुनकर सियान लिनेयर मजबूरी में अग्री हो जाती है। इसके बाद तीनों सोल टूल हॉल पहुंचते हैं, लेकिन वहां केटाव उन्हें रोक लेता है और कहता है कि लिटिल जूनियर की कल्टीवेशन में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि अगर उसे डिस्टर्ब किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर सुसेंसी पूरी बात बताता है, जो सुनकर केटाव भी हैरान रह जाता है। और तभी सियान लिनेयर अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाकर दूर से युहाओ की सिचुएशन महसूस करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस लैबोरेटरी के अंदर की एनर्जी को छूती है तो उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो एक कदम पीछे हट जाती है। जो देखकर सुसेंसी घबरा कर पूछता है कि डीन सियान क्या हुआ, जिस पर सियान लिनेयर सीरियस होकर कहती है कि अंदर की एनर्जी बेहद क्योटिक और खतरनाक है और ऐसा लग रहा है जैसे वो रन अमॉक होने वाला हो। जो सुनकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अगर युहाओ सच में कंट्रोल खो देता है तो पूरा टैंक सेक्ट खतरे में पड़ सकता था। लेकिन कुछ देर और महसूस करने के बाद अचानक सियान लिनेयर की आंखें फैल जाती हैं और वो हैरानी से कहती है कि युहाओ दूसरा सोल कोर बनाने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर बाकी सभी स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि दूसरा सोल कोर बनाना नॉर्मल ब्रेक थ्रू नहीं था और सियान लिनेयर खुद एल्डर सुवान की ब्रेक थ्रू प्रोसेस देख चुकी थी, इसलिए वो तुरंत समझ गई थी कि युहाओ इस समय अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन में जुटा हुआ है। और श्रेक अकेडमी में बहुत कम लोग जानते थे कि युहाओ के पास पहले से ही एक स्पिरिचुअल सोल कोर मौजूद है, लेकिन एल्डर सुवान ने ये बात यान सावजे और सियान लिनेयर से नहीं छिपाई थी, क्योंकि फ्यूचर में वही अकेडमी के सबसे बड़े पिलर बनने वाले थे। और पिछले कुछ सालों में युहाओ की ग्रोथ इतनी तेज हुई थी कि वो धीरे धीरे उनकी जनरेशन के सोल मास्टर्स के बराबर पहुंचने लगा था और अब वो अपना दूसरा सोल कोर बनाने की कोशिश कर रहा था। और अगर वो सफल हो जाता है तो श्रेक के इतिहास में टाइटल्ड डुलुओ बनते ही 2 सोल कोर रखने वाला पहला इंसान बन सकता था। इसका मतलब था कि फ्यूचर में रैंक 98 ट्रांसेंडेंट डुलुओ बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए जब सियान लिनेयर ने उसकी कंडीशन महसूस की थी तो उसकी नाराजगी धीरे धीरे गायब हो गई थी, लेकिन साथ ही उसे चिंता भी होने लगी थी कि कहीं सोल कोर बनाते समय युहाओ कंट्रोल ना खो बैठे। जो सोचकर वो सबको केयरफुल रहने का ऑर्डर देती है और साथ ही एल्डर सुवान को बुलाने के लिए चली जाती है, क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं के पास था। जो सुनकर सुसेंसी और जियांगनान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो वही केटाव आह भरते हुए कहता है कि युहाओ हमसे लगातार दूर निकलता जा रहा है। जो सुनकर सुसेंसी कहता है कि मुझे अभी भी याद है जब मैं युहाओ से पहली बार मिला था, तब मैंने उसे एक लात मारकर हवा में उड़ा दिया था, जिस पर जियांगनान उसे तुरंत घूरते हुए कहती है कि तुम्हें ये बात कहने में शर्म नहीं आती। जो सुनकर सुसेंसी हंसते हुए मजाक करता है कि तब से ही तुम्हें मुझ पर क्रश था, है ना। जो सुनकर जियांगनान का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो उसे और भी ज्यादा घूरने लगती है। और इसी मजाक के बीच सुसेंसी अचानक सीरियस होकर कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि
लिटिल जूनियर सफल हो जाए, क्योंकि अगर वो और तांग वुतोंग दोनों टाइटल डोलुओ बन गए तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ शायद किसी नॉर्मल ट्रांसेंडेंट डोलुओ से भी ज्यादा होगी। लेकिन तभी कुछ ही मिनटों बाद एल्डर सुवान और सियान लिनेयर वहां आ जाते हैं, जिसके बाद एल्डर सुवान दरवाजे के बाहर खड़े होकर लंबे समय तक अंदर की सिचुएशन को महसूस करते रहते हैं और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस होता जाता है। और आखिरकार वो मुड़कर कहते हैं कि लिनेयर सही कह रही है, यूहाओ सच में अपना दूसरा सोल कोर बना रहा है, इसलिए अब से मैं खुद यहाँ पहरा दूंगा और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा और कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहकर एल्डर सुवान वहीं दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं, जो देखकर सियान लिनेयर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि लेकिन सन मून एम्पायर की आर्मी जल्द ही आने वाली है और फिर एकेडमी का क्या होगा। जो सुनकर एल्डर सुवान कहते हैं कि तुम अभी भी पूरी पिक्चर नहीं देख पा रही हो, क्योंकि यूहाओ और तांग वुटोंग का जजमेंट शायद सही हो सकता है कि सन मून एम्पायर सीधे एकेडमी पर अटैक करने ही ना आए और यूहाओ ने तीनों सोल इंजीनियर लीजेंड्स को बाहर ना भेजकर शायद हमारी स्ट्रेंथ बचाकर रखी है। हालांकि सियान लिनेयर को अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं था, लेकिन एल्डर सुवान के फैसले के आगे वो भी कुछ नहीं कह पाती है और वापस सी गॉड पवेलियन चली जाती है। इसके बाद सुसैनसी और बाकी लोगों को भी वहां से भेज दिया जाता है और अब दरवाजे के बाहर सिर्फ एल्डर सुवान अकेले बैठे थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यूहाओ रेजोनेंस मेथड नहीं बल्कि सबसे खतरनाक यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड का इस्तेमाल कर रहा है और केवल यही तरीका इतनी केओटिक और अनस्टेबल ऑरा पैदा कर सकता था। लेकिन उस केओस के बीच भी एक अटूट डिटर्मिनेशन मौजूद था जो साबित कर रहा था कि यूहाओ अभी तक कंट्रोल नहीं खोया है। जो सोचकर एल्डर सुवान के मन में रिस्पेक्ट और उम्मीद दोनों पैदा होने लगती है, क्योंकि अगर यूहाओ सफल हो गया तो फ्यूचर में वो दूसरे बीस्ट गॉड जैसा एग्जिस्टेंस बन सकता था और ट्विन मार्शल सोल्स, स्पिरिट्स और ट्विन सोल कोर्स का मेल उसे एक ऐसे लेवल तक पहुंचा सकता था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाए थे। लेकिन इस समय यूहाओ खुद किसी और ही बैटल से गुजर रहा था और उसकी चेस्ट में घूम रही अल्टीमेट आइस पावर की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी और आइस एम्प्रेस की स्पिरिचुअल पावर भी उसे रोक नहीं पा रही थी और उल्टा वो पावर खींचती जा रही थी, जिसके चलते स्पिरिचुअल सोल कोर भी भड़क जाता है, जो महसूस करते ही यूहाओ पूरी स्ट्रेंथ से उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो दूसरी तरफ आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस शांत बनी रहती है, लेकिन यूहाओ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी दो ऑपोजिट फोर्सेस के बीच फंस गई हो और दर्द इतना भयानक था कि आइस एम्प्रेस के फ्यूजन के समय भी उसने ऐसा दर्द नहीं झेला था, जिसे महसूस करते ही पहली बार उसके मन में डर की एक लहर उठती है और वो कहता है कि क्या मैं अब और नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन अगले ही पल वो अपने अंदर की सारी डिटर्मिनेशन को फिर से इकट्ठा कर लेता है और बाहर से देखने पर उसकी कंडीशन और भी डरावनी लग रही थी और तापमान -100 डिग्री तक गिर चुका था और चारों तरफ बर्फ के पार्टिकल्स हवा में नाच रहे थे। लेकिन इस भयानक सिचुएशन में भी यूहाओ हार मानने को तैयार नहीं था और इस तीखे दर्द का सहारा लेकर खुद को फिर से होश में रखता है और फिर पूरी ताकत के साथ अपने स्पिरिचुअल सोल कोर को सप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस बार हार गया तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। तो उधर लिया लगातार अपनी मधुर आवाज से उसकी हेल्प कर रही थी, जिसके चलते उसकी आवाज तक बैठ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो गाना नहीं रोकती है, जिसकी वजह से यूहाओ अपना पूरा ध्यान कंट्रोल पर लगा पाता है, जो महसूस करके उसे समझ आ रहा था कि अगर लिया उसके साथ फ्यूज ना हुई होती तो शायद वो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाता। और तभी आइस एम्प्रेस की अल्टीमेट आइस पावर बार बार उसकी स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस करने लगती है। तो दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस लगातार अपनी आइस पावर बाहर निकाल रही थी और लिटिल बाय भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था और यूहाओ की बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहा था, लेकिन दोनों तरफ से घूमती हुई पावर्स उसकी बॉडी को लगातार कुचल रही थी और यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर तो किसी तरह टिकी हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी और लाइफ गोल्ड की लाइफ एनर्जी के बावजूद उसकी नसें फटने लगी थी और इंटीरियर्स ऑर्गन पर प्रेशर पड़ रहा था और उसके मुंह से खून निकलने लगा था, जो देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी बॉडी अब ज्यादा देर तक ये प्रेशर नहीं सह पाएगी। लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस कुछ करने ही वाली थी कि अचानक यूहाओ का डांटियन ग्लो करने लगता है और अगले ही पल वहां से गोल्डन लाइट का एक फ्लो निकलता है और उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। चाहे स्पिरिचुअल सोल कोर की पावर हो या अल्टीमेट आइस पावर, कोई भी उस गोल्डन पावर को रोक नहीं पाती है, क्योंकि वो पावर पहले से ही उसके ब्लड से मर्ज हो चुकी थी और कुछ ही पलों में उसकी वेन्स, बोन्स, ब्लड और इंटरनल ऑर्गन्स तक गोल्डन कलर में बदल जाते हैं और बाहर से देखने पर वो एक ग्लो करती हुई गोल्डन स्टैचू जैसा दिखाई देने लगता है। और तभी उसकी स्किन पर घने गोल्डन स्केल्स अपीयर होने लगते हैं, जो धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को ढक लेते हैं और सिर्फ उसका चेहरा इंसानों जैसा रह जाता है, जो देखकर यूहाओ खुद भी स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि ये होली रेडियंट ड्रैगन के ड्रैगन स्केल्स थे। और अचानक उसकी बॉडी का दर्द काफी कम हो जाता है और उसकी नर्व्स और बोन्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है और तभी उसे एहसास होता है कि ये पावर वैंक्यूअर या 3 आई गोल्डन लायन की नहीं बल्कि रेडियंट होली ड्रैगन की है और इसका ऑरा एल्डर म्यूज की पावर जैसा लग रहा था। और उसी समय सी गॉड आइलैंड पर मौजूद गोल्डन ट्री भी गोल्डन लाइट बिखेरने लगता है और उसकी लाइट्स देखकर सारे एल्डर्स बाहर आ जाते हैं और तभी गोल्डन ट्री से एक गोल्डन बीम ऑफ लाइट निकलता है और सी गॉड पवेलियन के ऊपर तैरने लगता है, जो देखकर एल्डर सॉन्ग को एक बहुत फेमिलियर ऑरा महसूस होता है। और अगले ही पल
पल वो बीम ऑफ लाइट टैंक सेक्ट की डायरेक्शन में उड़ जाता है। तो उधर युहाओ की लैबोरेटरी के बाहर एल्डर सुवान पहरा दे रहे होते हैं और जैसे ही गोल्डन पावर प्रकट होती है तो वे भी उसे महसूस कर लेते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक गोल्डन फिगर प्रकट हो जाता है जिसे देखकर एल्डर सुवान को विश्वास नहीं होता है। तो वही सामने खड़े एल्डर मुंह मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और एक विचार उनके मन में पहुंचता है कि लिटिल सुवान फ्यूचर में श्रेक तुम्हारे भरोसे रहेगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। जो सुनकर एल्डर सुवान का दिल कांप जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते एल्डर मू लैबोरेटरी के अंदर चले जाते हैं, जो देखकर एल्डर सुवान भावुक होकर कहते हैं कि एल्डर मू। लेकिन अब इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।